कुछ परसेंट लोग अपनी लाइफ के लिए सीरियस होते हैं। आप कितना सीरियस है उसके लिए मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपको। जो भी आपके दिमाग में जवाब आए ना, वो फटाफट से टाइप कर देना। एक ही वर्ड में जवाब देना है, खाली बस एक वर्ड में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस बात का जवाब देंगे, और जब तक आप जवाब देंगे तब तक एनएसटी पीपीटी को रन करेंगे। सवाल सिंपल इतना है कि इंसान को सफल जाने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज चाहिए तो क्या होती है? डेडिकेशन, अदिति मैम बोल रही है विल पावर, नीति, रीजन, आत्मविश्वास। लिखिए आप, सेटिस्फेक्शन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, बर्निंग डिजायर, वाई, कॉन्फिडेंस, बर्निंग डिजायर, गुड, हार्डवर्क, गुड, फेथ, वाई क्लियर होना चाहिए, गुड, प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए, गुड। लिखिए जो भी दिमाग में आ रहा है ना, लिखिए। बहुत सारे लोगों के आंसर बाकी है। नियमितता, क्लियर ड्रीम, गोल्स, डिटरमाइंड, प्रॉपर सिस्टम। ये सारी चीज जरूरी होती है। आपने जो भी चीजें लिखी है वो सारी जरूरी है, पर ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा आज कि ये सारी चीज जिनके पास नहीं होती वो भी कामयाब होते हैं। ये सारी चीजें जना होना जरूरी है, पर अगर ये सारी चीज नहीं होती है जिसके पास, वो भी कामयाब हो सकते हैं। सफल होने के लिए आप कहां तक पढ़े हो, आपका रंग क्या है, आपका रूप क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। सफल होने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज महत्वपूर्ण है ना, उसको बोलते हैं पागलपन, जिद, भूख। ये चीज आप में कितनी है? अब देखना, जितने भी लोगों ने इतिहास बनाया है ना, उसमें ये तीन चीजें मिलेगी ही मिलेगी। 100% ये तीन चीज मिलेगी। उसमें सबसे बड़ी कोई चीज मिलेगी ना, वो है पागलपन, जिद। कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास आपके लिए। एक इंसान है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, जिसका नाम है एलन मस्क। आप सब लोगों ने इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा। इनकी लाइफ की पहली कंपनी उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए में बेच दी। सोचना थोड़ी देर के लिए, पागलपन किसको कहते हैं वो मैं आज कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, पर इससे कुछ प्रेरणा तो जरूर ले सकते हैं। एलन मस्क, इन्होंने अपनी पहली कंपनी 1,000 करोड़ में बेच दी। सोचो अगर वो कंपनी आपकी होती और आपने 1,000 करोड़ रुपए में बेच दी होती, तो फिर क्या करते? नया सोफा लाते, नया फोन लेते, 1,000 करोड़ रुपए की गाड़ी लेते, 1-2 करोड़ रुपए की, 25-50-100 करोड़ रुपए का घर बनवा लेते और वर्ल्ड टूर के लिए निकल जाते। इस बंदे का पागलपन देखो बॉस। 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी बेची, 1,000 करोड़ रुपया हाथ पर आए, वो सारा का सारा अपने नए बिजनेस में लगा दिया। खुद का घर भी गिरवी रख के और भी पैसे नए बिजनेस में डाल दिया। खुद रेंट पर रहने चला गया। आज उनको अधिकार है, इस पागलपन की वजह से आज उनको अधिकार है इस दुनिया के टॉप 10 जो लोग हैं उनमें रहने का अधिकार है उनको। ऐसा पागलपन इस दुनिया में हर कोई इंसान के पास नहीं होता है। और ये पागलपन की कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां पे पागलपन का कोर्स कराया जाए आपको, या पागलपन सिखाया जाए, या जिद का कोर्स सिखाया जाए कि जिद कैसे करते हैं, या भूख का कोर्स सिखाया जाए, भोजरी को बड़ा करना सिखाया जाए। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं।
कोई ऐसा कोर्स नहीं, ये इंसान के अंदर इनबिल्ट होती है। एक इंसान है जो 65 साल की उम्र में, उनके पास एक रेसिपी थी, 65 साल की उम्र में लोगों को मिल मिलकर उसकी रेसिपी टेस्ट करवाता था कि भाई ये ले लो, ये अच्छी है, ये ले लो, ये अच्छी है, और लोग उसको रिजेक्ट करते थे। इस बात को जरा उस एंगल से समझने की कोशिश कीजिएगा कि 65 साल की उम्र, मतलब उसकी जिंदगी खत्म होने की कगार पर है, वहां पे भी वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये बंदे को अधिकार है आज केएफसी जैसी ब्रांड का मालिक होने का। आज मैं देख सकता हूं कि 20, 25, 30 साल के लोग जो युवान है, जिसको आगे पूरी लाइफ पड़ी है, वो भी रिजेक्शंस को सहन नहीं कर पाते। सोचो 65 साल की उम्र में कोई वड़ा पाव जैसा कुछ चीज आप किसी के पास लेकर जाओ और बोलो कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैंने बनाया है, और लोग आपको रिजेक्ट कर दे। 65 साल, 70 साल की उम्र में कैसा फील होता है? ये बंदा ने रिजेक्शन को सहन किया। सहन किया वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसके अंदर पागलपन था, उसके अंदर जिद थी खुद को सही साबित करने की। आज कैंगन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर पे कैंगन आ चुका है, उसने 5-10 डेमो भी कर दिए, पर जब लोग मना करते हैं, ठुकराते हैं ना, तो छोड़िए, अपने बस का नहीं, मशीन वाकई में महंगा है, ऐसा करके खुद छोड़ देते हैं। जब पहले दिन आते हैं ना कि बोले सर कहां पे पहुंचना है, बोले 6 से 2 days 8 पहुंचेंगे हम, 6 से 2 days 8 लोग मना करते हैं ना, हवा निकल जाती। अरे इसकी बात छोड़ो सर, ये तो बिजनेस की बात हो गई। एक लड़की रिजेक्ट करती है ना, एक लड़की, तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वो समझने वाली और सोचने वाली बात बता रहा हूं। आज के जो नव युवान है, 18-20 साल का युवान है, वो एक लड़की रिजेक्ट कर देती है तो आत्महत्या कर लेते हैं। जो इंसान रिजेक्शन से प्यार कर सकता है, और आप रिजेक्शन से प्यार तभी कर पाओगे जब आपके अंदर वो भूख होगी, आपके अंदर जिद होगी खुद को साबित करने की, आपके अंदर वो पागलपन होगा दुनिया को कुछ कर दिखाने का। कुदरत का काम है मौका देना। उन्होंने मौका दे दिया आपको, अब उस पर चौका लगाना है या बॉल को छोड़ देना है, वो आपके ऊपर है। कुदरत का काम कुदरत ने कर दिया। उसके बाद और एक इंसान है, जो ये बाजू वाला भाई है ना, उसकी केएफसी में ये बंदा नौकरी मांगने के लिए गया था। 26 लोग इंटरव्यू देने के लिए गए थे, और ये 26 में से 25 लोग सिलेक्ट हो गए थे, एक ही आदमी रिजेक्ट हुआ था। वो जो रिजेक्ट हुआ था ना, उसका नाम है जैक मा। केएफसी वालों ने निकाल दिया था, निकल निकल, तू नहीं चलेगा। और ये बंदा आज की डेट में चाइना का सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी, जैक मा। रिजेक्शन। 26 लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, 25 लोग रिजेक्ट हो जाते, 25 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, और एक ही ये बंदा रिजेक्ट होता है। सोचो क्यों हुआ होगा? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इनमें कुछ कमी थी, इसीलिए नहीं हुआ कि इनकी काबिलियत औरों से कम थी, इसीलिए हुआ क्योंकि इसकी किस्मत में चाइना का टॉप प्लेयर बनना लिखा था, ना कि जॉब करना। अगर उस दिन सिलेक्ट हो जाता तो कभी बड़ा प्लेयर नहीं बनता, वही 30-35 हजार 50 हजार की जॉब करता पूरी लाइफ। एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखो, मुझे ये प्रैक्टिकली अनुभव हुआ है मेरी लाइफ में, कि कुदरत आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए। कुदरत आपको वो कभी नहीं देगा जो आपको चाहिए। कुदरत आपको हमेशा वो देगा जो आपके लिए बेहतर होगा। तो जब भी कोई चीज आपसे छीन जाती है, जब भी कोई चीज की चाहत करते हो और आपको नहीं मिलती है, तो दुखी मत होइएगा, उसके फैसले पर कभी शक मत कीजिएगा। वो हमेशा आपके लिए बेहतर सोचेगा, और जितना हम अपनी जिंदगी में बेहतर सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो हमारी जिंदगी में बेहतर जान सकता है, बेहतर सोच सकता है। एक बार एक इंसान
नौकरी देने के लिए जाता है। ऐसा ही एक किस्सा है, स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुदरत हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। एक बार एक इंसान जॉब के लिए जाता है, कोई आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कुछ जॉब रही होगी उसकी, तो जॉब में सिलेक्ट हो जाता है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला इंसान था, उन्होंने बोला कि ऑलरेडी आप सिलेक्ट तो हो ही चुके हो, पर हम आपका जो कंफर्मेशन है वो हमारे ऊपर के सर लोगों से डिस्कस करके आपको ईमेल कर देंगे, प्लीज अपना ईमेल लिखवा दीजिए। वो बंदा बोलता है सर मेरे पास ईमेल नहीं है। वो इंटरव्यू लेने वाला चौंक जाता है कि क्या बात कर रहे हो, आज की डेट में आपके पास से ईमेल नहीं है। सॉरी, ये आईटी कंपनी है, जिसके पास ईमेल नहीं हो उसको हम जॉब नहीं दे सकते, सॉरी, यू आर रिजेक्टेड। वो बंदा वहां से चुपचाप निकल जाता है और उसके दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती है कि इतना पढ़ा, इतनी रातों तक जाग जाग के एग्जाम क्रैक की ताकि अच्छी जॉब मिल जाए, और जब जॉब में भी सिलेक्ट हो गया पर एक चीज से साला रिजेक्ट हो गया, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं था। ये क्या वजह हुई इंसान को रिजेक्ट करने की? उन्होंने ठान लिया कि अब लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, जॉब नहीं करूंगा। वो बस में धक्के लगाकर लगाकर घर जा रहा था, रास्ते में कहीं बस रुकी, उसकी नजर पड़ी सामने सब्जी मंडी थी, उतर गया। कुछ सोचा नहीं था, उतर गया ऐसे ही। जेब टटोली, जितने भी पैसे निकले उसकी जेब में से, वो सारे पैसों की सब्जी खरीदी। सब्जी खरीद कर ऐसे ऐसे गांव में गया जहां सब्जी मंडी नहीं लगती थी, लोगों को सब्जी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, वहां पे जाके घर घर जाके सब्जी बेची। वहां से जो पैसा कलेक्ट हुआ उससे दूसरे दिन फिर से सब्जी खरीदी, मुनाफा मिलना स्टार्ट हुआ, उसने ये बिजनेस बना दिया। इस बात को 40-50 साल बीत गए। वो सब्जी का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। उसके घर के आगे ट्रक लगते थे। तो उस जो सिटी में वो रहता था, उस सिटी के कोई न्यूज एंकर ने उसका इंटरव्यू लेने का सोचा, उसका इंटरव्यू लिया और बोला कि सर आपका ये जो इंटरव्यू है वो हम आने वाले संडे को इस न्यूज़पेपर के अंदर छाप रहे हैं, और इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और आप चाहे तो हम इसकी एक कॉपी आपको ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप अपना ईमेल आईडी लिखवा दीजिए। वो बंदा बोलता है ईमेल आईडी नहीं। वो न्यूज न्यूज पत्रकार बोलता है क्या बात कर रहे हो सर, इस टेक्नोलॉजी के युग में आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, फिर भी आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। सोचो अगर आप टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होते, ईमेल जैसी चीजों के साथ कनेक्टेड होते, तो आप क्या होते? वो बंदे ने हंसकर जवाब दिया, जॉब कर रहा होता 35,000, अगर ईमेल होता तो। कुदरत हमारे साथ जो भी करता है ना, हमारे अच्छे के लिए करता है। और हम आज बात कर रहे हैं पागलपन की। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा, ये बात, ये ऐसा नहीं है कि जैक मा एक बार रिजेक्ट हुआ और फिर उन्होंने कुछ कंपनी बनाने का ख्याल आया और कंपनी बना दी और फिर रातों रात सक्सेस हो गया। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां। इन्होंने भी अपनी और एक कंपनी चालू की खुद की, और वो बंद करनी पड़ी। बंद करनी पड़ी। कल हमने सीखा था ना कि गोल को, मंजिल को मत बदलो, ड्रीम को मत बदलो, गोल को मत बदलो, एक्शन को बदलो। इन्होंने अपनी जो पहली कंपनी बनाई थी उसको क्लोज की, शांति से पेपर और पेन लिया और बैठा और सोचा कि मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। तो गलतियां सारी लिखी पेपर के ऊपर और अपने आप से कमिटेड किया कि दूसरी बार प्रयास करूंगा, पर इस बार ये वाली गलतियां नहीं करूंगा। और दूसरी बार उन्होंने जो गलतियों को सुधार कर जो कंपनी बनाई उसका नाम था अलीबाबा। और वही कंपनी ने आज इसको चाइना का सबसे अमीर इंसान बना दिया। सिंपल। आप जितने भी महान लोगों को देखोगे ना, सफलता सब इन्हीं रास्तों से आई है। और एक एग्जांपल देता हूं जिसको आप सब लोग जानते हैं और हम सब, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत है, मिस्टर धीरूभाई अंबानी। कल हमने सीखा था कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, लोग हंसने चाहिए। ये बंदा जब पेट्रोल पंप पे जब नौकरी करता था 1500 रुपये, उस टाइम पर 1500 रुपये की नौकरी करने वाला इंसान, वो भी पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने का काम करने वाला इंसान, अगर किसी को बोले कि एक टाइम पे ये रिफाइनरी अपनी होगी, तो लोग हंसेंगे कि तालियां बजाएंगे, क्या करेंगे? डेफिनेटली हंसेंगे। पर ये उनका आत्मविश्वास था, ये उनका हौसला था, उनकी जिद थी, या उनका पागलपन था कि वो तब भी बोलता था कि एक दिन ये रिफाइनरी अपनी।
और आज एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के मालिक है। इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है वो स्टोरी हम सब लोग जानते हैं, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूं। पर दोस्त, ये पागलपनी है जो एक आम इंसान को खास बना देती है। ये सारे आम लोग हैं, किसी का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आज टॉप पर हो, ऐसा एक भी इंसान नहीं। अगर खूबसूरत लोग ही सफल होते ना तो धीरू भाई अंबानी कभी नहीं सफल हो पाते। अगर खूबसूरत इंसान ही सफल होते ना तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी नहीं चल पाते। और एक इंसान है, अमिताभ बच्चन। ये जब फिल्म इंडस्ट्रीज में आए तब सबसे पहले रेडियो ने इनका आवाज को रिजेक्ट किया। आज वही आवाज इनकी पहचान बन चुका है। जिस ऊंचाई की वजह से उस टाइम के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने इसके साथ काम करने से मना कर दिया था, आज वही ऊंचाई और वही आवाज इनकी पहचान बन चुका है। और ये उनका पागलपनी है सर कि 70 साल की उम्र में भी 5 बजे शूटिंग होना तो 5 बजने में 5 मिनट पहले ये बंदा आज की डेट में पहुंचता है। इनको अधिकार है बॉलीवुड के ऊपर राज करने का। हम लोग 9:30 बजे अपनी जिंदगी में कुछ सीखने के लिए 9:30 शार्प नहीं पहुंच सकते सर। खुद की जिंदगी के लिए 15 मिनट मेडिटेशन का टाइम नहीं निकाल पाते सर। सपने देखते हैं हम सब लोग करोड़ों करोड़ों छापने के, पॉसिबल नहीं है। करोड़ों छापना वाकई में बच्चों का खेल है और करोड़ों छापना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये दोनों लाइन सच है। मैं हमेशा कहता हूं कि सफल जाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। पैसा बनाने के लिए इस दुनिया में कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करता है, पर वो काम करने पड़ते हैं जो दुनिया के 90% लोग नहीं कर पाते। और दुनिया के 90% लोग ऐसे छोटे छोटे काम नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो थोड़े दिन तक करेंगे फिर भूल जाते हैं। इस बंदे का आज तक रिकॉर्ड है कि उसकी शूटिंग टाइम पे 1 सेकंड भी आज तक लेट नहीं पहुंचा ये बंदा। इन्होंने टाइम की कीमत की, टाइम ने इनकी कीमत कर दी। सिंपल। एबीसीएल कंपनी इन्होंने चालू की थी, एक सक्सेस की टॉप पर पहुंचा था। मैं अगर आज जिंदा हूं ना तो इस इंसान को देखकर जिंदा हूं, क्योंकि मैं जिस ऊंचाई से गिरा था उससे कई ज्यादा ऊंचाई पर से ये इंसान भी गिरा था। मुझे याद है कि 2006 के अंदर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी जिसमें लिखा गया था कि मैं मेरे जितने भी लोगों को मुझे पैसे देने हैं वो उनके घर पे कचरा पोता करके भी उनके पैसे मैं वापस लौटाऊंगा। तो और पीछे लिखा था अमिताभ बच्चन। सोचो ये कितनी बड़ी बात हो। बॉलीवुड की लाइफ मतलब एक बार कोई बंदा ऊंचाई से गिरे फिर उठ नहीं सकता है। पर जो काम दुनिया नहीं कर सकती वो अगर आप कर सकते तो ही आप आगे जा सकते। क्योंकि जो काम दुनिया कर सकती है वही काम अगर आप भी करोगे तो आप वहीं पहुंचोगे जहां दुनिया पहुंची है। उसे आगे निकलना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोग वो नहीं कर पाते। और ये इंसान जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पागलपन की हद है, हद। इससे बड़ा पागल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना कभी देख पाऊंगा। एक ऐसा इंसान जिन्होंने एक छीनी और एक हथौड़ों से लेकर पूरा पहाड़ खोद दिया। दशरथ मांझी। ऐसे गांव में इस इंसान का जन्म हुआ। अगर ये बंदा ये काम नहीं करता ना तो वो गांव के लोग ही इनको जानते हैं, और आज सारी दुनिया इसको नाम से जानती है। कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं इनको।
इस इंसान का नाम है दशरथ मांझी। इन्होंने 360 फीट लंबा, 35 फीट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा पहाड़ छीनी और हथौड़ा और 2 हाथ और एक पागलपन और एक जिद के साथ खोद दिया। वजह क्या थी? उस पहाड़ ने उनकी बीवी को गिराया। बस। आज कितने पहाड़ होंगे इंडिया में, और इतने पहाड़ों के ऊपर से कितने कितने लोग गिरे होंगे। आया किसी में यह पागलपन कि तूने मेरी बीवी को गिराया, अब तू गया। और 22 साल लगा दिए सर, 22 साल। 22 साल तक ये बंदा एक ही काम करता रहा। लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये रोज मीटिंग में बैठना जरूरी है क्या? ये बंदा ने 22 साल एक ही काम किया, एक ही। सर ये टॉपिक पहले सुना है हमने, तो आज फिर से सुनना जरूरी है क्या? सर कल भी खाना खाया था, तो आज खाना जरूरी है क्या? सफलता कोई अलग काम करने से नहीं मिलती है दोस्त। सफलता एक ही काम को बार 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 रिपीटेड करने से मिलती है। क्योंकि जब आप किसी एक काम को लगातार करते हो ना, तो आप उसमें मास्टर बन जाते, आप उसमें चैंपियन बन जाते। और चैंपियन बनने के बाद ही जीत मिलती है, उसके बाद ही ट्रॉफी मिलती है। तो अगर आप चाहते हो ना कि दुनिया आपको जाने, तो देखिए सारे पागल लोग हैं आपके सामने, उनमें एक फोटो आपकी भी लग सकती है। और एक इंसान, एक नहीं सॉरी, 2 एक साथ इंसानों को मैं आपसे मिलवाता हूं। उसमें से एक है विराट कोहली, जिनके घर में अपने पापा का शव पड़ा था, और वो बंदा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेल रहा था। खेल इसलिए रहा था क्योंकि देश को उसकी जरूरत थी। ये बंदे को आप 1 करोड़ रुपया दो, 1 करोड़, और बोलो कि 500 ग्राम या 200 ग्राम मिठाई खाकर दिखाए, नहीं खाएगा। आपको समझ में आएगा आज की सफलता कैसे मिलती है। उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। एक बात, एक लाइन ये याद रख लो दोस्त, दुनिया आपको कभी कुछ देती नहीं है। दुनिया आपको कभी भी कुछ देती नहीं है, दुनिया सिर्फ लौटाती है। जो आप उनको देते हो उसको लौटाती है। ये सृष्टि आपको कभी भी कुछ नहीं देती, आप उसको क्या देते हो उसको वो लौटाती है। बस ये दे रहे हैं। इतना हार्डवर्क, इतना कमिटमेंट और इतना डेडिकेशन, ये सिर्फ पागलपन से ही निकल सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ज्यादातर लोगों को तो इनके तो पापा पापा चले गए थे ना, इनके तो पापा चले गए थे। पर ज्यादातर लोगों को बुखार आ जाता है ना, तो बोलते डेमो कल करेंगे, आज ना बोल दे। कहां पहुंचना है? डेसेट। ऐसे नहीं पहुंचा जा सकता। रमेश चंद्र जी का अग्नि संस्कार हुआ था, और उसका बेटा उसके दूसरे ही दिन वर्ल्ड कप की केनिया के सामने मैच खेलता था। इसको अधिकार है, क्रिकेट का भगवान बोला जाए उसका अधिकार है। उसने ये बुलवाया नहीं है, छीना है। और एक ऐसा इंसान जिन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना लाइफ गुजारा, इसका बचपन प्लेटफॉर्म के ऊपर गुजरा, पेपर बेचा, दूध बेचा। हमारे सूरत के रेलवे स्टेशन पे मैं एक बार जा रहा था, तो एक बड़ा सा होर्डिंग लिखा था, इसमें लिखा था कि अखबार बेचने वाला अब्दुल अगर आसमान छूने की जिद ना करता, तो आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ना होता। सर ये वो लोग हैं
जिन्होंने अपनी जिद से, अपने पागलपन से इस दुनिया को झुकाया है। इस दुनिया पे इसलिए इन लोगों ने लोगों के दिलों में और इस दुनिया पे राज किया। इनमें से किसी को 3 आंखें नहीं है, किसी को 2 नाक नहीं है, किसी को 4 कान नहीं है। सब ऐसा ही है जैसा आपके और मेरे पास। एक चीज अलग है, ये लोग हद से ज्यादा पागल है। इसको कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बाप मर गया है, मैं खेल रहा हूं, दुनिया क्या कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है कि मैं देश के लिए खेल रहा हूं। हम तो किट लेके निकले और कोई बोलते पानी के धंधे में हो तो किट छोड़ देते। तब हमें याद रखना चाहिए कि हम मशीन सेल नहीं करते, हम जिंदगियां सेल करते हैं। हम डिवाइस सेल नहीं करते दोस्त, हम जिंदगियां सेल करते। और एक ऐसा ही पागलपन की लाइव मिसाल, आपको तो लगता होगा ना कि ये सारे ऐसे लोग जिग्नेश भाई ने दिखा दिए जिनको मिलना भी मुश्किल है, ज्यादातर लोग तो चले गए हैं। चलिए एक ऐसा इंसान आपको दिखाता हूं आज, पागलपन की एक हद से ज्यादा बड़ी मिसाल, जिसको देखकर अगर आपका दिल करे तो एक बार दिल से सैल्यूट जरूर कीजिएगा उस इंसान को, जो आज हमारी मीटिंग में लाइव मौजूद है। कितने लोग मिलना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आप मिलना चाहते हो तो लिखिए आए। ये सबके लिए सरप्राइज है। अगर आप मिलना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिखिए आए। पागल इंसान ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए एक छोटी सी तस्दी तो आपको लेनी पड़ेगी। एक ऐसे फाइटर इंसान से अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। अनिश जी, जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, वो 3 दिन से मीटिंग ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं। उसके लिए भी ये सरप्राइज है, आपके लिए भी सरप्राइज है, मतलब सबके लिए सरप्राइज है कि आज उनका नाम आने वाला है। तृप्ति करके एक लेडी है यहाँ पर, उनको जरा अनम्यूट कीजिए। मैं आज आपको दिखाता हूँ पागलपन किसे कहते हैं। उसको अनम्यूट कीजिए और स्पॉटलाइट पे लीजिए। यस, ऑलरेडी आ गई है। यस तृप्ति, हेलो। हेलो। यस, इस लेडी को थोड़ी देर देख लीजिए, उनको हम बोलने का मौका भी देंगे, पर इसके बारे में कुछ 2 शब्द मैं भी बोलना चाहूंगा ताकि आप लोगों को उनका परिचय करवा सकूं। ये लेडी जामनगर में रहती है, उनकी एज है 28 साल। बेटा कहीं कुछ गलत बोल जाऊं तो आप करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं इनसे सिर्फ 2 बार ही मिला हूं। मैं दोनों बार इनके घर जाके इनको मिला हूं। मेरी एज 24 साल है। 24 साल, कोई बात नहीं। ये 24 साल की लड़की पिछले कितने सालों से आप बेड रेस्ट पे हो बेटा? 17 साल से। 24 साल की लड़की पिछले 17 साल से बेड रेस्ट पे। ये बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो 17 साल से बेड रेस्ट पे हैं। कुछ एक्सीडेंट हुआ था इनके साथ और इनकी वजह से बेटा मैं आऊंगा आपके ऊपर और आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। पहला मैं आपका एक थोड़ा सा परिचय दे दूं। 17 साल से ये लड़की बेड रेस्ट पे। हमारा एक थोड़ी देर ये सर दर्द करता है ना, तो हमें लगता है कि इसको खोल के साइड में रख। इस लड़की का यहां से ऊपर का बॉडी काम करता है और यहां से नीचे का बॉडी काम नहीं करता है पिछले 17 सालों से। इसको जो भी करना है, खाना पीना सोना जो भी करना है, अपनी रूटीन लाइफ वो बेड पर ही करनी है। सोचो क्या हालत होती होगी। मैं जब इस लड़की से मिला ना, सही में मैंने इसको दिल से सैल्यूट किया। और दिल से सैल्यूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये 17 साल से बेड पर है। मैं अब जो लाइन बोलने जा रहा हूं ना, उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये 17 साल से बेड पर है, फिर भी हर महीने 5 से 6 हजार रुपया अपने मम्मी को कमाकर हाथ में दे। आज इंडिया में बहुत सारे निकम्मे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसको सब पुर्जे सलामत चल रहे हैं, फिर भी 1 रुपया नहीं कमाते, मोबाइल में पबजी खेलते। पबजी। ये लेडी 17 साल से बेड रेस्ट पे है, नीचे का अंग काम नहीं कर रहा है, इसको घर वाले बोल रहे हैं काम करने से मना करने का, और ये लेडी आज की डेट में टिल डेट काम करके पैसा कमाती है। और मजे की बात बता रहा हूं दोस्त, ये लेडी पिछले 3 दिन से सोते सोते मीटिंग अटेंड कर रही है, फिर भी उसका कैमरा हर टाइम ऑन होता है। क्या सोचो, आप सोचो
जिंदगी जिंदगी हमें कितनी मिली है और उसको कैसे जीना चाहिए, जब ऐसे लोगों को मिलते हैं ना, तब पता चलता है कि जिंदगी की सही में वैल्यू क्या है। हमारे जो दो पांव चल रहे हैं ना, उसकी वैल्यू क्या है, हमारे जो दो हाथ सही सलामत है उसकी वैल्यू क्या है, हमारा पूरी पूरी बॉडी के जो पुर्जे सही सलामत काम कर रहे हैं ना, उसकी सही में वैल्यू क्या है। साला 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, माथे पे हाथ देकर बैठ जाते हैं। सर 1 करोड़ रुपए का कर्जा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे लोगों से मिलो आप, ऐसे लोगों से मिलो, जिंदगी की जीने की उम्मीद दोबारा जग जाएगी, आपको लगेगा कि आप खरबोपति हो। और इससे भी प्राउड वाली बात बताता हूं सर, हमारे ग्रुप में एक धाकड़ लीडर है भरत भाई मेघाणी, जो जामनगर से है। इस लड़की के मम्मी और भरत भाई दोनों कहीं हॉस्पिटल में कुछ काम से गए होंगे और दोनों की मुलाकात हो गई। और जब ये लेडी के जो मम्मी थे, अस्मिता बेन, शायद अस्मिता बेन ना मैम, हाँ। अस्मिता बेन से जब मुलाकात हो गई और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है, सोचिएगा दूसरे ग्रुप में और हमारे हेल्थ आर्मी ग्रुप में क्या फर्क है और हम क्या काम कर रहे हैं। मैंने बोला ना, लोग बोलते हैं पानी पानी बेचने का काम करते हो ना, मैंने बोला पानी नहीं, हम जिंदगी बेचने का काम करते हैं। ऐसा क्यों बोला था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, एक तो आज लाइव है वो उसकी बात कर रहा हूं। भरत भाई के घर से इनका घर करीब करीब 5-6 किलोमीटर दूर होता है, पर भरत भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बच्ची को ठीक करूंगा। और उनके लिए रोज डेली अपने घर से अपना टाइम निकालकर, अपनी दुकान को छोड़कर, मैं आपके लिए पानी लेकर आपके घर पे पहुंचा दूंगा, आप अपनी बेटी को सिर्फ ये पानी पिलाओ। और 1 महीने तक इस बच्ची को पानी पिलाया गया। और 1 महीने के बाद इस बच्ची के जो वर्ड थे, वो वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने बोला कि कब्जियत मुझे हमेशा रहता। जाहिर सी बात है, 17 साल से जो लेडी बेड पर है उसको कब्जियत रहता ही रहता होगा। तो कब्जियत जो रहता था ना, वो निकल चुका है। मेरे चेहरे की जो स्किन है, मतलब वो, इनकी मम्मी ने भी बोला था और इन्होंने भी बोला था कि उनके चेहरे की जो लाइट है ना, वो बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनकी जो आवाज की जो वॉल्यूम है, मतलब जो बात बात जिस फ्लो में करती है ना, वो काफी बेहतर हो चुका है। और अंदर से जो कभी कभी घुटन महसूस होती थी, वो आज ठीक हो चुकी है। सिर्फ 1 महीना हुआ है पानी पीते हुए। और जब मैंने इनकी मम्मी को बताया कि ये जो पानी आप पीते हो ना, ये अभी हम स्टोर करके आपको देने आते हैं, पूरा दिन स्टोर रहता है पानी, आप इसको लाइव पानी पीना। तो उनकी मम्मी ने मुझे अपने घर की जो सिचुएशन थी वो बताई कि बेटा, ये 17 साल से ये दवाई चल रही है, घर का और भी खर्चा होता है, और इनके जो पापा है, इनके लड़की के जो पापा है, उनको कैंसर है। तो मतलब दवाइयों में इतना खर्चा हो जाता है कि हम ये मशीन परचेज नहीं कर पाएंगे। आप चीज बहुत बढ़िया है, पर हम चाहकर भी परचेज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि सर दूसरे ग्रुप वाले डिस्काउंट देते हैं। हम भी देते हैं, हम भी देते हैं। मैंने इनकी मम्मी को बताया कि कोई बात नहीं, आप कितना दे सकते हो इतना बता दीजिए। उनकी मम्मी ने बोला 40-50 हजार। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जितना दे सकते हो ना उतना दे दीजिए, बाकी का हम हेल्थ आर्मी वाले डिस्काउंट के रूप में इकट्ठा कर ले। पर आपके घर पे ये डिवाइस आएगा। और क्यों आएगा पता है? इसलिए आएगा कि जो लेडी 17 साल से जिंदगी के साथ फाइट करके भी पैसा कमाना जानती है ना, ये लेडी अगर एक बार अपने पैरों पे चलकर घर से बाहर निकल गई, तो 17 साल का 7 साल में वसूल करके दिखाएगी। आप में से कितने लोग मानते हो कि इस लड़की को अपने बेड से खड़ा करके घर से बाहर कमाने के लिए निकालना चाहिए? आप में से कितने लोग ऐसा मानते हो कि इसे फाइटर लोग को ठीक करना चाहिए? मैंने मेरी लाइफ में कभी डोनेशन नहीं मांगा, कभी भी नहीं। मैं किसी को भी नहीं बोला है कि यहाँ पे थोड़ा सा फंड दे दे। आज पहली बार बोल रहा हूं। जैसे ही हमारी ये मीटिंग खत्म होगी, आपके ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट आएगा या गूगल पे नंबर आएगा। अगर आप 1 रुपये से लेकर जितना भी देना चाहो ना, उसमें दे देना। वो जैसे ही हमारी जितनी अमाउंट की जरूरत है वो हो जाएगी ना, हम बंद कर देंगे, बोल देंगे आपको कि अब मत भेजना।
पर जितना हो सके इतना जरूर करना, और बाकी का जितना कम पड़ेगा ये मैं, भरत भाई और बाकी जो लीडर्स है वो सब इकट्ठा करके देने वाले हैं। और इसमें हमारे ग्रुप के जो बिजनेसमैन है मिस्टर एजे, उन्होंने कुछ रुपयों का ऑलरेडी उन्होंने पहले से बोल दिया है कि मैं इतना दूंगा। थैंक यू सो मच अजय, और बाकी सारे लोगों का एडवांस में थैंक यू। क्योंकि जब देखो सर, पैसे देने वाले इस दुनिया में बहुत लोग भरे पड़े, पैसे खर्च करने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग भरे पड़े, पर उस पैसों से इंसान ठीक नहीं होता है ना, तब कैंगन काम करता है, और ये हम बेचते हैं। आज से कभी मत दिमाग में सेट करना कि हम कमीशन के लिए काम करते हैं दोस्त, हम हेल्थ मिशन के लिए काम करते हैं। पर ये पागलपन जब आपके अंदर आएगा ना, तो देखना आरटीजीएस कौन नहीं देता है। कल कोई बोल रहा था ना, दिलीप सर बोल रहे थे कि आरटीजीएस मांगने में शर्म आती, आरटीजीएस मांगने में शर्म आती है ना सर, जिंदगी बचाना चालू कर दो, जिंदगी बचाने में शर्म नहीं आएगी। मेरे लड़के की शादी हो और 5 लाख कम पड़ रहे हो ना, किसी से फोन करके मांगने में मुझे शर्म आती है, और इस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए फट से मांग लिया, मुझे शर्म नहीं आई और आएगी भी नहीं। प्राउड से मांगा, हक से मांगा। जैसे जब आप किसी को डेमो दिखाते हो ना, उसको समझ है कि नहीं है, वो रिजेक्ट कर रहा है बेचारा, उसको समझ नहीं है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप उसका कॉलर पकड़ के पैसा निकालो, क्योंकि आपको पता है कि उसकी फैमिली में जो 5 लोग हैं ना, वो 5 लोगों की जिंदगी की कीमत है 2,78,500। हक से मांग। और ये पागलपन चाहिए सर, और ये पागलपन जब आ गया ना, तो आरटीजीएस क्या फौज बननी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तृप्ति, आप कुछ कहना चाहोगे हेल्थ आर्मी ग्रुप और ये सब लोगों के लिए, और आप 3 दिन से जो ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो उसके लिए, और या फिर आप जो पानी पी रहे हो उससे जो आपका रिजल्ट मिला है उसके लिए, जो भी आप बोलना चाहो, आने वाली 5 मिनट आपके लिए। क्या मैं बोलूं सबको? सबसे पहले तो हेलो सबको, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है। अब पानी पीने के बारे में तो मैं 1 महीने से ज्यादा हो गया है पानी पी रही हूँ, और इसके क्या फायदे हुए वो सर ने आप सबको बताया, लेकिन मैं खुद से बताऊंगी सबको। आज पहले तो मेरे कब्जियत की बहुत प्रॉब्लम हो रहती थी, एलोपैथिक दवाई भी मैंने कर ली थी, लेकिन उससे भी कुछ प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन पानी पीने के बाद अभी मेरा कब्जियत का प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो गया है। और रही इससे पहले जब मैंने पानी पीना शुरू किया, मैं अस्पताल में आईसीयू में रह के आई हूँ 15 दिन। तब डॉक्टर ने बोला था कि इसके फेफड़े सिर्फ 10% ही वर्क कर रहे हैं, कब उसका वो क्या बोलते हैं वेंटिलेटर निकलेगा वो भी पता नहीं है। और जब हम अस्पताल से छुट्टी लेके घर पे आए और पानी पीना शुरू किया, दूसरी बार जब हम दिखाने गए तो डॉक्टर बोले कि क्या कर रही हो, तुम्हारे फेफड़े मुझे दे दो, इतने क्लियर हो गए हैं तुम्हारे फेफड़े। तृप्ति, ये आपने कैंगन की बात बता दी, आप मुझे ये बताइए 3 दिन से आप जो ये सेशन अटेंड कर रहे हो हाँ उसके जी, बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, और काफी से ज्यादा सीखने को मिला। जो नहीं पता था, जो पता था, वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि एक बार दिल से, थैंक यू सो सब मच। लोग दिल से एक बार इस लेडी के लिए एक बार डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं क्या? एवरीवन, एवरीवन। और मेरे लिए जो कुछ भी आप सब कर रहे हो उसके लिए एडवांस में थैंक यू। मैंने पहले ही बताया कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, ना हम आपके लिए कुछ करेंगे ना आप हमारे लिए कुछ करेंगे। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हमारे पास जो चीज कुदरत के माध्यम से अच्छी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। 11 लाख फैमिली को हेल्थ वाइज सिक्योर करने का जो हमारा बीड़ा है उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे पता है कि आप जैसे इंसान को, आप जैसे फाइटर को अगर हमने ठीक कर दिया
तो मैं दावा कर सकता हूं कि ये जो टारगेट है हमारा 11 लाख लोगों तक पहुंचने का, उसमें काफी बड़ा योगदान आप जैसे फाइटर लोग देंगे। योगदान दूंगी आपका। यस 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 यस, थैंक यू। मैं अपना पूरा योगदान दूंगी। थैंक यू सो मच। और हमारे ग्रुप के जो फार्मा फार्मा ग्रुप के जो चेयरमैन है मिस्टर एजे, वो अभी कुछ टाइम पे द्वारका आने वाले हैं, और वहां पे आपके आपके पापा को बोला गया है कि आपके डॉक्टर के साथ आपकी जो कागजात है वो उनको दिखाइए, और ये जितनी भी हेल्प कर सकते हैं उसमें वो जरूर करेंगे, जो भी उसके सलाह सूचन रहेंगे वो भी जरूर करेंगे। और बहुत ही अच्छे इंसान है, ऑलरेडी आपने सुना है। आप अपने पापा से बात करके ये उसकी मीटिंग जरूर करवाइए। चौकस। मैं भी थैंक यू। बिजनेस में आने वाली हूँ। क्या बोल रहे हैं मम्मी? मम्मी बोल रही है कि ऐसा बोलो कि मैं भी अभी बिजनेस में आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू सो मच श्रुति। इनका एक ऑलरेडी हमने पूरा वीडियो शूट किया है, और ये वीडियो आज जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, गूगल पे का जो नंबर आएगा उसके साथ उसका वीडियो भी हम डालेंगे। आप देख सकते हो कि ये लेडी साइड में एक मोबाइल का स्टैंड बना के रखा है, और वो स्टैंड में ऐसे पेन मुंह में लेकर वो पूरा मोबाइल ऑपरेट करती है और ऑनलाइन चीजों को बेचती है। आज आज भी आज भी वो मोबाइल स्टैंड उसके बाजू में ही पड़ा है। इसके पास पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी थी, पूरे मतलब बहाना था। यस, चैट में भी रिप्ले कर रही है ये लड़की, मतलब उसका आप देखोगे ना तो चैट में भी उनका रिप्ले होता है। आप सोचो थोड़ी देर, आज दोनों हाथ सलामत है, सही जगह पे बैठे हैं, फिर भी अगर हमारा कैमरा बंद है, थोड़ी देर सोचना। ये मैं टोन में बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये खाली कैमरे की बात नहीं है, ये हर चीज में लागू होता है, हर चीज में लागू होता है। सफलता इंसान को कब मिलती है? जब जो भी करे वो 100% देके करे। तब ऊपर वाले ने नसीब में लिखना भूल गया होगा ना, तो भी उनको शर्म आएगी और नीचे आके आपका वो रबर से मिटाएगा और फिर से किस्मत देगी कि तेरा हक है। और ऐसे जब छीन के आप कुछ चीज लेते हो ना, तब उसका मजा होता है। बैठे बिठाए ऐसे ही कुछ दो लोग अच्छे मिल गए और लाइफ चमक गई, उसका कोई मजा नहीं है, उसकी कोई स्टोरी नहीं है। अश्विना बहन जिन्होंने आज पोस्टिंग किया, ये जब डैश 3 जाएंगे ना, मैं जब भी इस लेडी के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे एक ही पिक्चर दिमाग में आता है कि ये लेडी जब डैश 3 बनेगी, और जिस दिन स्टेज पे जाके, आज उसको बोलना आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिस दिन हजारों लोगों के सामने इसको डैश 3 की ट्रॉफी मिलेगी, उस टाइम पर ये लेडी ने खाली अपनी सिर्फ स्टोरी बता दी ना, तो उसमें जितने भी लोग होंगे ना, उसमें से 80% लोगों की आंख से आंसू निकल जाएंगे। और ये जो स्टोरी है ना, वो दमदार होनी चाहिए, मंजिल तो मिलती ही है। तो लाइफ में दिक्कत आ रही है ना, तो सोचना स्टोरी मजबूत बन रही है। हम जब मरे ना, तो हमारे पीछे वेब सीरीज बननी चाहिए, मूवी बननी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि साला इसके ऊपर मूवी बना जाए। और मूवी में मसाला ना हो ना, तो मूवी में मजा नहीं आता है। ये मसाला रेडी हो रहा है। थैंक यू सो मच तृप्ति। और ऐसा पागलपन दोस्तों, एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिद और पागलपन जितने भी लोगों के पास है ना, वो लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं इस दुनिया में। जिस लोगों के अंदर पागलपन और जिद भरी है ना, वो परसेंटेज में नहीं मिलेंगे, नंबर में मिलते हैं। इसीलिए कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए, भीड़ की वजह बनिए। और ये पागलपन इंसान के अंदर कब आता है पता है? जब उसके पास ये चीज पता हो कि मेरी इस दो चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं, वो दो चीजों के बारे में जब इंसान क्लियर होता है ना, तब उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो पागलपन आ जाता है। मैंने कहा था ना कि पागलपन की कोई स्कूल नहीं होती, कोई कॉलेज नहीं होती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, और ना ही कोई कोर्स होते हैं। पर हाँ, पागलपन किससे आता है वो चीज मैं आपको सिखा सकता हूं। तो कितने लोग सीखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि पागल कैसे बना जाता है? अगर आप पागल बनना चाहते हो ना, तो चैट बॉक्स में पागलों वाला लिख दीजिए आई। यस एंड इज नेक्स्ट। ये दो चीजें चाहिए इंसान को पागल होने के लिए। प्लीज नेक्स्ट, प्लीज नेक्स्ट। पहला, वाई। कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो, बैक 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 बैक, कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, आपका विजन क्लियर होना चाहिए।
उस काम के प्रति। ये दो चीजें अगर किसी भी इंसान में आ गई ना, तो उसमें पागलपन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। और ये दोनों चीजों के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उसमें से सबसे पहला है वाई। ज्यादातर लोगों ने आपको देखा होगा, आपने देखा होगा इसमें आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं। एक में लिखा है वाई, एक में लिखा है व्हाट, और एक में लिखा है हाउ। अब शांति से बैठकर ये बात को सोचना कि दुनिया में ज्यादातर लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्या करें, क्या काम करें। फिर उसको काम मिल जाता है कि हाँ ये मेरे लायक है। फिर ये सोचते हैं कि कैसे करें, हाउ। पहले क्या सोचेंगे, व्हाट, फिर क्या सोचेंगे, हाउ, कैसे करें। और वाई तक तो वो कभी पहुंचते ही नहीं है कि क्यों करें। प्लीज नेक्स्ट। मतलब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, व्हाट से लेकर वाई तक पहुंचते हैं, और ज्यादातर लोग वाई तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। पर दोस्त, सक्सेस का फॉर्मूला दे रहा हूं कि अगर आपको कोई भी बिजनेस में सफल जाना है ना, तो बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर। सबसे पहला आपके पास रीजन होना चाहिए कि क्यों करें, क्यों करें। अगर आपके पास क्यों का जवाब मिल गया ना, तो हाउ का जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कोई भी काम क्यों करे ये अगर आपको पता होगा, तो कैसे करना है ना, वो छोटी बात हो जाएगी आपके लिए। मैं एग्जांपल देता हूं। चलिए, यहां पे है ना एक लड़का मुझे दिख रहा है, चिराग, बहुत ही सिंसियरली मीटिंग को अटेंड कर रहा है। उसको थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कीजिए। मैं रोज देखता हूं उनको, नोट भी बनाता है, पूरी सिंसियर तरीके से वो मीटिंग को अटेंड करता है। अप्रिशिएट दैट। चिराग, मूवी देखते हो? यस सर। यस सर। मूवी देखते हो? यस सर। लास्ट वाली मूवी थिएटर में कौन सी देखी थी? लास्ट वाली आई थिंक ट्रिपल आर या केजीएफ होगी। KGF 3 जी। केजीएफ 3 देखी। मान लो आप केजीएफ 3 देख रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना आप सब लोग। मैं बात चिराग से कर रहा हूं, बाकी आप सब लोगों से कर रहा हूं। चिराग, केजीएफ 3 देख रहे हो आप, यस और बहुत बढ़िया तरीके से मूवी चल रही है। पिक्चर जमी है एकदम, मतलब सीट छोड़ने का नाम नहीं हो रहा है। इतने जकड़े पड़े हो कि आने वाले सीन में क्या होगा। और उसी टाइम पे कोई बंदा आता है और बोलता है चिराग बाहर निकल, तो आप क्या बोलोगे? बोलो, सोचो मत, सोचो मत, नेचुरली जवाब दो, क्या बोलो? क्यों? क्यों निकलू? क्यों? क्यों निकलू? पैसे दिए हैं, क्यों निकलू? है? समझ में आया? यस सर। दिमाग ने क्या पूछा? क्यों निकलू? आपने ये पूछा कैसे निकलू? नो। अभी मान लो वही सिचुएशन को रिपीट करते हैं। केजीएफ 3 चल रही है। केजीएफ 3 कहां आई है? केजीएफ 2 ही आई है अभी तो। सॉरी सर। सॉरी क्या, मैं भी आपकी तरह चला गया 3 में। चलो, आप केजीएफ 2 देख रहे हो, वही सिचुएशन है, मस्त वाला सीन जमा है, और नेक्स्ट सीन में क्या होगा ये जानने की उत्कंठा है आपके अंदर। और कोई इंसान वही उसी टाइम पे आपके पास आता है और बोलता है इस थिएटर में बॉम्ब है। अब क्या करोगे? व्हाट? है? अगर किसी ने आपको उसी टाइम पे आके बोला कि इस थिएटर में बॉम्ब है, तो आप क्या करोगे? पूछोगे क्यों भागू? यस सर। फिर भी पूछोगे क्यों भागू? बॉम्ब है पता चल गया, फिर भी पूछोगे क्यों भागू? नो। तो क्या करोगे आप? भाग जाओ। भाग जाऊंगा। अच्छा, पूछने रुकोगे कि कैसे भागू, कहां से भागू? नो सर। नो सर। रास्ता मिल जाएगा अंधेरे में। सीटों को कूद कर आप बाहर निकलो, सीटों को कूद कर बाहर निकलो। सीधे रास्ते नहीं जाओगे, सीटों के ऊपर से चलकर जाओगे आप। तो जब वाई पता चल जाता है ना, तब हाउ मैटर नहीं करता।
जब पता चल जाता है ना कि क्यों करना है, तो कैसे करना है ये मैटर नहीं करता, ये आ जाता है। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई। थैंक यू सो मच चिराग। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई, और ज्यादातर लोग इसी के बारे में नहीं सोचते, क्यों करना है। पूरी दुनिया इसी में पड़ी है कि क्या करे, कैसे करे, क्या करे, कैसे करे। कोई पूछता ही नहीं है कि क्यों करे। शांति से बैठकर कभी पूछ लेना अपने आप से कि आज आप जो भी काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अब सवाल यहां पे ये आता है कि ज्यादातर लोगों को पूछा जाए ना कि काम क्यों करते हो, बोले भूख लगती है इसलिए। काम नहीं करेंगे तो बीबी मारेंगी इसलिए। ये उसके वाई है। उसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि वाई कैसा होता है, जिंदगी में रीजन क्या होते हैं और वो रीजन कैसे होते हैं। मेरी आज तक की सबसे पावरफुल और सबसे पसंदीदा स्टोरी है, इसको मैं कभी चेंज नहीं करता भैया इसमें। एक बार क्या हुआ, एक हिरन मस्त टहल रहा था जंगल में। चित्ते ने देख लिया। चित्ते को लगा कि आज इसका शिकार बना देता हूं। चुपके से चित्ता आ रहा था, पर हिरन को पता चल गया। हिरन भागा। हिरन आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चित्ता भाग रहा है। हिरन आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चित्ता भाग रहा है। और एक ऐसी जगह आई जहां पे हिरन घुस गया, चित्ता नहीं घुस सकता था। हिरन अंदर छुप गया, चित्ता बाहर खड़ा रहा। अभी तो निकलेगा, निकल, तेरा खुराक बनाता हूं, लंच बना देता हूं। बहुत टाइम हो गया, चित्ता थक गया। उसको लगा अब दूसरा हिरन ढूंढते हैं। वो पीछे मुड़ने ही वाला था, पर उसको दिमाग में एक सवाल आया। तो उन्होंने हिरन से पूछा कि हिरन, एक काम कर, चल तुझे बख्श देता हूं, आज चला जाता हूं मैं, और एक सवाल का जवाब दे। देखा, मेरी स्पीड इतनी फास्ट है, फिर भी तू बच कैसे गया, फिर भी मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। सुनिएगा हिरन का जवाब। हिरन ने बोला कि बॉस, तू अपने लंच के लिए मुझे पकड़ने दौड़ रहा था, और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। मतलब तेरे पास जो कारण था ना, वो एक टाइम के लंच का था, और मेरे पास जो कारण था ना, वो जिंदगी भर का था। लाइफ में आगे जाना है ना, तो अपना जो रीजन है वो बड़ा करो, बड़ा करो रीजन। जितना बड़ा रीजन होगा ना आपके पास, उतना बड़ा विजन मिलेगा आपको, और जितना बड़ा विजन मिलेगा उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। थकान महसूस नहीं होगी लाइफ में। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना ड्रीम है, ना गोल है, ना कॉन्फिडेंस था, कुछ भी नहीं था, ना कोई स्किल थी, ना पढ़ाई थी, कुछ भी नहीं था। संतोष ताई का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। पिछले साल ही उनका निधन हुआ। उनको उनके पति ने मार कूट के निकाल दिया। रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई। रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, मरने के ख्याल आ रहे थे, और मरने का ही प्लानिंग कर रही थी, कैसे मरूं आसानी से, फटाफट जल्दी कैसे निपट जाऊं। उतने में उन्होंने देखा कि दूर एक बंदा भूख के मारे तड़प रहा है। वो उसके पास गई, पूछा क्या हुआ, बोले खाना खाना है, पैसे नहीं। पैसे इनके पास भी नहीं थे, पर इनके अंतरात्मा से आवाज आई कि मुझे इसको खाना खिलाना है। इन्होंने रेलवे स्टेशन के ऊपर दूसरे इंसान के लिए, जिसको वो जानती भी नहीं थी, ऐसे इंसान को खाना खिलाने के लिए इस लेडी ने रेलवे स्टेशन के ऊपर भीख मांगी, भीख। पर जब वो भीख मांग रही थी, तब उन्हें पता चला कि कई सारे छोटे छोटे बच्चे भी भीख मांग रहे थे। इस सिचुएशन को देखकर
उसके माइंड में, उसके जहन में उसका वाई क्लियर हो गया कि मैं जिंदगी में आई क्यों, मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन से वो पुराने वाली जो अपने पति के हाथों मार खाती थी, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी जिंदगी में, वो पुराने वाली संतोषताई मर गई और एक नई संतोषताई ने जन्म लिया और ऐसे हजारों बच्चों को गोद लिया। भारत सरकार ने उसको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा। अब सोचना थोड़ी देर, आपने अभी एक मूवी आई थी सुपर 30, देखी होगी आपने, वो रियल स्टोरी है आनंद कुमार की। आनंद कुमार का आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया, इस बंदे का दिमाग छटक गया, उसको लगा कि मेरा नहीं हो पाया कोई बात नहीं, पर इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो होनहार है, जिनके पास काबिलियत भी है, पर कुछ सिस्टम की वजह से, कुछ भ्रष्टाचार की वजह से, कुछ पैसे वाले लोगों के पावर की वजह से इनका एडमिशन नहीं हो पाता। उन्होंने ठान लिया कि जो प्रॉब्लम मुझे पड़ी है ना, वो प्रॉब्लम मैं दुनिया में किसी को नहीं पड़ने दूंगा। वो हर साल 30 बच्चों का बीड़ा उठाते हैं और वो 30 बच्चों का आईआईटी में एडमिशन करवाते हैं। मुकेश अंबानी ने इस इंसान को बुलवाया था, ये रियल स्टोरी है। मुकेश अंबानी ने इस इंसान को बुलवाया था कि आपके पास जो कला है, आप जो काम करते हो ना, काबिले दाद है, बोलिए आपको सपोर्ट में कितने पैसे चाहिए। इस इंसान ने मना किया था, पैसों के लिए काम नहीं करता। सर, दुनिया में सफलता तभी मिलेगी जब आपके अंदर, और हर इंसान का जन्म, एक बात नोट कर लेना सर, मेरा और आपका, हर इंसान का जन्म दो ऐसे काम है जिसकी वजह से हमारा जन्म हुआ है। एक, अपने लाइफ के अंदर छुपे हुए पर्पस को ढूंढना, और दूसरा उसको पूरा करना। कल मैंने कहा था ना कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्यों आते हैं पता नहीं, क्यों चले जाते हैं पता नहीं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपना पर्पस मिल जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा जन्म हुआ क्यों। फिर जब वो काम करने लग जाता है ना, तब ना उसको थकान लगती है, ना उसको पैसों की जरूरत होती, कुछ भी नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले ही किसी इंसान ने मुझे पूछा कि सर आप ऐसा बढ़िया प्रोग्राम 150 रुपये में क्यों करते हो? मजा आता है। 150 रुपये तो बहुत दूर की बात है, मैं फ्री में कर सकता हूँ, फ्री में। अब सोचो ना, 100 लोगों ने 150 दिए, कितना हुआ? 15,000 रुपया। 15,000 रुपये के लिए 2-2 घंटा निवेश करूं मैं रोज के, मतलब 10 दिन के 20 घंटे निवेश करने पड़ेंगे। 20 घंटे में मैं कितना कमाऊंगा? 15,000 रुपये। इतना तो मैं ऐसे ही कमा सकता। पर ये क्यों कर रहा हूं? 2 रीजन है इसलिए। एक, कि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि लोगों को अपनी लाइफ में रास्ते दिखाऊं, और उसी काम को मैं पूरा कर, इसको मैं फ्री में कर सकता। और उसमें तो एक सबसे मजबूत हथियार मिल गया, लोगों को रास्ता भी दिखाओ और लोगों की जिंदगी भी बचाओ। आज दोनों काम मैं बाय पैशन कर रहा हूं। ये दोनों काम के मुझे पैसे मिलेंगे तो भी ठीक, नहीं मिलेंगे तो भी ठीक, मैं पूरी जिंदगी कर सकता हूं और खुशी खुशी कर सकता हूं। और जब आप बिना पैसों मिले वो काम को अगर ईमानदारी से कर सको ना, तो पैसों को आपके पीछे आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। ज्यादातर लोग पैसों के पीछे भागते हैं ना, पैसों के पीछे मत भागो। अब ये सारी चीजों को फॉलो करो, पैसा आपके पीछे आएगा। तो लाइफ में कभी छोटा भाई मत रखना। मैंने बीड़ा उठाया है कि 2025 तक 11 लाख लोगों को हेल्थ वाइज सिक्योर करूंगा, ये मेरा भाई। पर एक अकेला इंसान यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। आप बताओ मुझे, आप 11 लाख में से कितने लोगों को 2025 तक आप सिक्योर करो? ईमानदारी से आंकड़ा लिखना, भले चाहे आप 1 लिखो, भले चाहे आप लाख लिखो, कोई मैटर नहीं करता, पर जो आंकड़ा लिख रहे हो ना, वो एनर्जी के साथ कल से काम करना। किसी को दिखाने के लिए आंकड़ा लिखने की जरूरत मत करना कि 2025 आते आते
मैं इतने लोगों को हेल्थ वाइज सिक्योर करूंगा। और कल से आप डेमो दिखाओ ना, तो आप जैसे बोलते हो ना पहली स्लाइड पे कि हमारा ग्रुप का नाम है हेल्थ आर्मी और हम 11 लाख फैमिली को हेल्थ वाइज सिक्योर करेंगे, तो उसमें साथ साथ ये भी बोलना कि सर हमारे ग्रुप का नाम है हेल्थ आर्मी, वो 11 लाख फैमिली को सिक्योर करूंगा और उसमें से मैं एक छोटा सा सैनिक हूं, मैं इतने लोगों को मैं सिक्योर करूंगा। सर देखता हूँ आरटीजीएस कैसे नहीं आता। सामने वाला बंदा भी हिल जाएगा कि ये लाख लोगों को सिक्योर करूंगा करने वाला है, इसके नीचे मैं आईडी ले लेता हूं, सब मेरे नीचे ही तो आएंगे। पर वो जो वर्ड निकलेंगे ना वो दिल से निकले हुए होने चाहिए, ये तब जाके पॉसिबल होता है। तो पहला लाइफ में वाई क्लियर करो, वाई होना चाहिए। ये आज आपका टास्क भी है कि आज आपको वाई क्लियर करना है कि आप कुछ भी करोगे तो क्यों करोगे। और इसमें रोटी कपड़ा मकान ये सब मत लेना, वो ड्रीम में चला गया। लाइफ मतलब पर्पस। और हमारे सबके पास वाई है, हम सबके पास कुछ ना कुछ मकसद है जिसकी वजह से हम यहाँ पे है। और आपको अगर आपका वाई नहीं मिलता ना, तो आज पहली बार एक ट्रिक रिवील करता हूं आपके साथ। वाई ढूंढने के लिए करना क्या पड़ता है। मोबाइल को घर पे छोड़ दो, कोई ऐसी जगह चले जाओ जहां 3-4-5 घंटे तक आपको कोई बुलाए ही नहीं। वहां पे बैठो और सिर्फ यही सोचो कि आपके इस दुनिया में आने के पीछे का मकसद क्या है। मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। और उसके ऊपर लग जाओ। जिस दिन वाई मिल जाएगा ना, ड्रीम भी बन जाएगा। ड्रीम बन जाएगा, विजन भी क्लियर हो जाएगा, पागलपन भी आ जाएगा, लाइफ में जो बोरियत है ना वो भी चली जाएगी, हैप्पी भी रहोगे, खुश रहोगे और सफल तो ऑटोमेटिकली बनी जाओ। तो ये बात हो गई वाई की। अब थोड़ी बात करते हैं विजन की। आप मुझे बताइए विजन मतलब क्या? व्हाट इज विजन? विजन मतलब क्या? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है वो जरा टाइप करके लिख दीजिए फटाफट, क्योंकि स्लाइड बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है मेरे पास। आज 10-15 मिनट मीटिंग लेट होगी। विजन मतलब क्या? दीर्घ दृष्टि। जनरली हम विजन को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि। हम बोलते हैं ना विजनरी मैन। धीरूभाई अंबानी को विजनरी मैन बोला जाता था क्योंकि उसको दूर का दिखता था। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो विजन मतलब वो देख लेना जो दुनिया को नहीं दिखता है। आपको अभी वो चीज दिख रही है जो आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद दुनिया को दिखेगी, पर आपको अभी दिख रही है। उसको बोलते हैं विजन। इस दुनिया में ज्यादातर लोग गरीब क्यों हैं, उसका जवाब आपको आने वाली स्लाइड पे मिलेगा। क्योंकि लोगों की जो सोच है ना वो दूर तक नहीं जाती, लोगों की सोच बहुत नजदीक है। सपोज करो कोई एक वर्कर है, तो वर्कर की सोच क्या रहती है पता है? आज मैं सुबह काम पे जाऊंगा, रात को मुझे 200-300 रुपया मजदूरी मिल जाएगी और उससे मेरा परिवार रात को खाना खाएगा। मतलब सोच कहां तक है? रात तक। फिर से दूसरी सुबह वही रूटीन है। उसकी सोच होती है डेली की। जो जॉब करता है इंसान, उसकी सोच क्या तक होती है? मंथली। ये महीने में काम करूंगा, इतनी सैलरी आएगी, उससे इतना राशन खरीदूंगा, इतना बिजली का बिल पेड करूंगा, इतने पेट्रोल में जाएंगे, इतने खर्चे में जाएंगे, इतना बचेगा। उसकी सोच मंथ तक होती है और शायद इसीलिए वो जॉब कर रहा है। मजदूर की सोच डेली की होती है और इसीलिए शायद वो मजदूर है। एक दुकानदार होता है, छोटा व्यापारी होता है, उसकी सोच कहां तक जाती है? ईयरली। दिवाली से दीपावली, इस दीपावली से अगली दीपावली, या इस मार्च से उस मार्च तक। पर एक विजनरी पर्सन जो होता है ना, वो बिजनेसमैन कहलाता है, क्योंकि उसकी जो सोच होती है ना वो
5-10 सालों में होती है, 5 साल से ज्यादा ही होती है। आज अगर कोई बिजनेस करता है, आज अगर मैं कुछ काम करता हूं तो 5 साल के बाद मुझे ये बिजनेस ये देगा, ये उसकी सोच रहती है। आज अगर मैं घाटा कर रहा हूं, आज अगर मैं सर्वाइव में चल रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, पर ये बिजनेस इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो 5 साल में ये बिजनेस मुझे इतना देगा, या 10 साल में ये बिजनेस मुझे इतना देगा। हम सबको लगता है ना कि मुकेश अंबानी आज इंडिया के टॉप उद्योगपतियों में आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उसका जन्म मुकेश धीरूभाई अंबानी के घर पे हुआ था, इसलिए आते होंगे, पर ये गलत है। धीरूभाई अंबानी के घर पे 2 बच्चों का जन्म हुआ था, एक मुकेश और एक अनिल। अनिल आज नील हो चुका है, पर मुकेश के पास अभी भी कैश है। रीजन क्या है पता है? उनकी सोच। दोनों ने एक ही खानदान में जन्म लिया और दोनों ने अपनी इच्छा अनुसार बिजनेस के पार्ट किए। दोनों ने अपने डिसीजन अपनी लाइफ में खुद लिए, फिर भी एक फेल हुआ और एक सक्सेस हुआ। उसके पीछे का जो रीजन जाता है ना, वो है उसकी सोच, उसकी दृष्टि, उसकी दूरदृष्टि। जियो का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। जियो जब आया उससे पहले टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट था वो अनिल के पास था कि नहीं? समझना, ये स्टोरी बहुत बढ़िया है। जियो मुकेश अंबानी के पास आने के बाद नाम आया जियो, पर उससे पहले टेलीकॉम क्षेत्र किसके पास था? अनिल के पास। फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें उसने कुछ देखा ही नहीं। और जैसे ही वो टेलीकॉम क्षेत्र अनिल मुकेश के पास आए, उसमें उसको वो दिखना स्टार्ट हो गया जो पूरी दुनिया को नहीं दिखता था। वो ऐसा टाइम था जिस टाइम पर सारी कंपनियां जैसे एयरटेल, आइडिया, ये सारी कंपनियां, बीएसएनएल, ये प्राइस वॉर छीड़ रही थी कॉलिंग रेट पर। हम इतने कॉल फ्री देंगे, हम इतनी मिनट का इतना चार्ज लेंगे, हम इतने एसएमएस फ्री देंगे। सारी कंपनियों का फोकस कहां पे था? कॉलिंग रेट पे। पर ये बंदा जान गया कि आने वाला जो फ्यूचर है वो कॉलिंग का नहीं है, वो डेटा का है, नेट का है। तो जब सारी दुनिया 2G 3G में खेल रही थी, तो उसको इस बंदे ने सोचा कि मैं भी अगर उसमें चला जाऊंगा तो वहां पे तो हरीफाई है ही है, मैं कितनी हरीफाई कर लूंगा और उसमें मुझे क्या मिलेगा? इससे बेहतर है कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जहां पे दुनिया का फोकस ही नहीं है, जहां पे दुनिया है ही नहीं, जहां पे दुनिया ने सोचा ही नहीं। और ये सोच के जरिए 2010 में 4,800 करोड़ रुपया लगाकर एक करार किया, और हम लोगों के पास जियो आया था करीब करीब 2016 में। सोचना एक विजन क्या होता है, और ये इंसान इतना पैसे वाला क्यों है, और दुनिया के सारे लोग इतने पैसे वाले क्यों हैं। 2016 में हमें और आपको पता चला कि जियो नाम की कोई चीज आई, पर 2016 में आई ना, उसकी नींव 2010 में लग गई थी। इतने पैसे ऑलरेडी इस इंसान ने 2010 में लगा दिए थे। उसके बाद 2013 में उसका एक बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट हुआ। उसके साथ 2015 में डिक्लेरेशन हुआ 4G का, और ये जब तक डिक्लेरेशन हुआ तब तक 2.5 लाख करोड़ रुपया ऑलरेडी लग चुका था। 2,50,000 करोड़ लग चुके थे। तब जाके दुनिया को पता चला कि ऐसा कुछ आ रहा है। 2016 में जियो ने एक वेलकम ऑफर दिया, फ्री यूज करो, आप जियो के सिम ले लो और फ्री यूज करो नेट। तो लोगों ने इसको पागल समझा, शायद मैंने और आपने भी इसको पागल समझा कि पागल है, जब तक फ्री देगा लोग यूज करेंगे, जिस दिन फ्री देना बंद लोग सिम कार्ड फेंक देंगे। पर दुनिया का इतना बड़ा पैसे वाला आदमी कभी पागल नहीं हो सकता। जो लोग उनको पागल बोलते थे वो पागल है। शुरुआती दौर में
उस ऑफर को और एक्सटेंड किया गया। 2017 में भी ये ऑफर चालू रही, और फ्री यूज करो आप, जितना मर्जी चाहे फ्री यूज करो। क्योंकि ये है ना, लोगों इसको दो चीजें पता थी। एक, लोगों की साइकोलॉजी पता थी, आने वाला टाइम का जो फ्यूचर था वो इनको पता लग गया था। ह्यूमन मेंटालिटी पता चल गई और आने वाला फ्यूचर पता चल गया। अगर ये दो चीज पता चल गई तो ये बंदा जुआ खेल गया। तो क्या हुआ, 2017 तक लोग ये बातें करते थे कि जब भी मुकेश अंबानी जियो का ये फ्री वाला ऑफर बंद करेगा तो लोग सिम कार्ड फेंक देंगे। और हुआ क्या पता है, आज 70% से ज्यादा मार्केट जियो के पास है। वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियों को मर्ज करना पड़ रहा है इनके सामने फाइट करने की। आज चाहकर भी इनको टक्कर नहीं दे सकते। अभी आपको लगता होगा कि 2.5 लाख करोड़। आप मुझे बताइए ना, जियो का 1 महीने का चार्ज क्या है? जियो का 1 महीने का रिचार्ज आप करवाते हो तो क्या चार्ज लेता है जी? 299। चलो 250 पकड़ लो आप, 250 रुपया चार्ज करता है जियो, इतना समझ लो आप। 70 करोड़ एक्टिव यूजर है उनके पास। 1 2 3 4 5 6 7 17,500 करोड़ रुपया पर मंथ इनका रेवेन्यू है, जो आप और मैं कमा कर देते हैं। 17,500। 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था ना, वो वन टाइम था। उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट जो फाइबर बिछाने में गई थी वो चली गई, वो एक ही बार बिछाना रहता है। तो 17,500 इंटू 12 महीना, 2,10,000 करोड़ एक साल में ही निकल दी। जितना इन्वेस्टमेंट था उतना ऑलमोस्ट एक साल में ही निकल। अब पूरी जिंदगी प्रॉफिट खाएगा ये, पूरी जिंदगी। इसको बोलते हैं विजन। मैं जब लोगों को मिलता हूं ना तो लोग बोलते हैं कि सर कैंगन है ना अभी नया है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि सर कैंगन है ना महंगा है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे नहीं लगता है कि कैंगन बिकेगा। चलिए मैं आपको ना विजन कैंगन का दिखाता हूं। ये शायद लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मीटिंग क्लोज हो गई, पर ये कैंगन का विजन देख के जाइएगा। सर आप मुझे बताइए, इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी का कोई और विकल्प है? पानी की जगह कुछ और पिएगा तो चलेगा क्या? हेलो, नहीं, पानी का कोई विकल्प नहीं है। तो मतलब इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो यहां पे मैं दो चीजों का जवाब आपके पास क्लियर करूंगा। हो सकता है, देखो दो चीजें आज हमने बातें की, एक वाई और एक विजन। विजन इस बिजनेस का मैं आपको दे सकता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं, पर जो वाई है वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कल, राइट? तो विजन यहाँ पे देख लीजिए, आप लाइफ में कभी कैंगन बिजनेस को नकारेंगे नहीं, आप कैंगन बिजनेस को लाइफ में कभी छोड़ेंगे। और मैं आज कैंगन बिजनेस में हूं और सिर्फ ये आने वाली जो 3 स्लाइड है ना उसकी वजह से। पहला, इंसान अपनी पानी पीने के तरीकों को आज तक कई बार बदल चुका है, तो पूरी शक्यता है कि और भी बदलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने कभी पानी पीने के तरीकों को बदला ही नहीं है। हेलो, सबसे पहले हम नदियों का पानी पीते थे, उसके बाद कुएं का पानी पीने लगे, उसके बाद मटके का पानी पीते थे, उसके बाद आरओ आया, आरओ के बाद भी बहुत आए, यूवी आए, ये आया, वो आया, बहुत सारा है। शॉर्ट में, इन शॉर्ट, मतलब हमने पानी पीने के तरीकों को मनुष्य जाति ने बार बार टाइम अनुसार चेंज किया है, तो और एक बार भी करेगा।
और अब नया तरीका क्या बचा? आयोनाइजर। सिंपल। अब ये आयोनाइजर ही क्यों करेगा, वो जवाब देता हूं। पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड पर जितने भी मनुष्य है, उसको जिंदा रहने के लिए 3 चीज सबसे ज्यादा आवश्यक है: हवा, पानी और खुराक। बैग जाइए नीचे, 2 बार बैग चले जाइए। सबसे पहले बात करते हैं हवा की। तो ऐसी खूबसूरत हवा, देखो पिक्चर में दिख रही है ना, ऐसी खूबसूरत हवा में आज का इंसान जी रहा है। ये पिक्चर शायद दिल्ली की है, और धीरे धीरे गुजरात में भी ऐसा होने वाला है, धीरे धीरे बाकी सिटियों में भी हो जाएगा। सिंपल। तो आज की डेट में हवा शुद्ध रही नहीं है। अच्छा, ये हवा शुद्ध नहीं रही है, पर कल हो जाएगी, ऐसा है क्या? कल और बिगड़ेगी, क्योंकि पॉल्यूशन और बढ़ रहा है। इस हवा को अगर क्लीन करना है तो क्या कर सकते हैं? इस पृथ्वी के ऊपर 700 करोड़ लोग हैं। हर महीने अगर सिर्फ 50 रुपये का खर्चा करे और 10 मिनट का टाइम दे तो हवा शुद्ध हो सकती है, पर ऐसा करेंगे नहीं। हर इंसान 50 रुपया हर महीने निकाल सकते हैं ना? पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि हर इंसान 50 रुपया तो निकाल ही सकता है? और हवा को शुद्ध करने के लिए हर रोज 5-10 मिनट तो निकाल ही सकता है। मंथली 50 रुपया और रोज का 5 मिनट, इतना तो हर कोई कर सकता है। क्या करना है? 50 रुपया निकालकर हर महीने एक नया पौधा लगाना है और रोज 5 मिनट उसको पानी पाना है। ऐसे 12 महीने तक करेंगे तो 12 पेड़ हर इंसान उगाएगा, तो 700 करोड़ लोग हैं, कितने पेड़ उगे? हवा शुद्ध होगी कि नहीं होगी? पर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हेलो, ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। तो ये चीज कभी होगी नहीं। हवा सुधरेगी नहीं। हवा सुधरेगी नहीं तो इंसान की जो उम्र है वो बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। और इंसान को उम्र बढ़ानी है कि घटानी है? बढ़ानी है। अमर होने की कोई टेबलेट निकले ना तो सबसे ज्यादा सेलिंग उसका हो जाए आज की। इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी किसी को मरना नहीं, मतलब इंसान को जिंदा रहना है, ये बात याद रखना। तो हवा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इंसान को जिंदा रहने के लिए, वाटर। आज की डेट में जिस तरीके से वाटर का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है, जिस तरीके से वाटर में प्रदूषण फैल रहा है, जिस तरीके से वाटर में गंदगी आ रही है, उसमें सुधार होगा क्या? कभी नहीं। और तीसरा जो प्रॉब्लम है, फूड। इसमें जो मिलावट हो रही है वो कभी सॉल्व हो पाएगी क्या? इसमें जो पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, इसमें जो मिलावट डाल रहे हैं लोग, ये कभी सॉल्व हो पाएगी क्या? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। ये तीनों चीज इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये तीनों चीज दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दो बातें यहाँ पे याद रखिएगा, इंसान को जिंदा रहने के लिए ये 3 चीज चाहिए, और तीनों की तीनों चीज बिगड़ती जा रही है। और दूसरा चीज, फिर भी इंसान को मरना पसंद नहीं, इंसान को जिंदा रहना है। ये आज मैं जो बोल रहा हूं ना, वो आपको आने वाले 5-7 साल बाद पता चलेगा, पर मुझे आज दिख रहा है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिख गया होगा। अभी आप मुझे सिंपल सा सॉल्यूशन बताइए कि इंसान को जिंदा भी रहना है और ये सारी चीज बिगड़ी हुई है, सॉल्यूशन क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं। ओनली फॉर 7 प्लेट HD501 और 278-500, एक ही सॉल्यूशन। क्योंकि आज की डेट में हेल्दी रहने के जो कुछ भी करना पड़ेगा वो इंसान कर नहीं सकता है। आज आप रोड पे चले जाओ, कोई 80 किलो का डमढोल आदमी मिल जाए, आप उसको पकड़ के पूछो कि सर आपका वजन कितना है, बोलेगा 80 किलो। बोले आपकी जो एज है उसके हिसाब से कितना होना चाहिए, बोले 65 किलो। तो ये 15 किलो जो ज्यादा है उसको आप कम करना चाहते हो, बोले हाँ, पर हो नहीं रहा है। आप उसको पूछिएगा, पेपर और पेन दीजिए और बोलिए कि सर अगर किसी का 15 किलो वजन ज्यादा है तो वो क्या क्या करे तो वजन 15 किलो घट सकता है, तो 15 रीजन लिख के दे देगा।
ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, मतलब उसको पता है कि क्या करे तो 15 किलो घटा सकते हैं, पर क्या वो कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है। हम सबको पता है कि हम रोज सुबह 4 बजे जाग जाएंगे और योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और सुबह सुबह उबले हुए मग खाएंगे या चने खाएंगे, ऐसा कुछ खाएंगे, और 7 बजे से पहले शाम का खाना खा लेंगे। मतलब ये सारी चीजें अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, पर क्या हम कर पाते हैं? नहीं। तो बाकी सारे लोग भी कभी नहीं कर पाएंगे। आपको और मुझे, मैंने 2006 में, सॉरी 2006, हाँ 2006 या 7-8 में मैंने एक नया फोन लिया था। मैं और मेरे एक दोस्त ने मिलकर एक नया फोन लिया। उस फोन की कीमत थी 500 रुपया, वो भी सेकंड हैंड लिया था, 500 रुपया। 250 उसको डालने, 250 मुझको डालने, दोनों को एक ही फोन आता था। मुझको मेरी गर्लफ्रेंड का आता था, उसको उसकी मंगेतर का आता था, दोनों को एक ही फोन आता था। हाँ, टेंशन मत लीजिए, जिसको गर्लफ्रेंड बोल रहा हूँ ना उससे शादी कर ली है ऑलरेडी। तो 2 ही फोन आते थे, और ये दोनों को एक एक इंपॉर्टेंट कॉल के लिए हमने एक मोबाइल लिया था 500 रुपए का। उस टाइम पर 2006 में, आज हम बात कर रहे हैं 2022 में, 15-17 साल हो गए। ये 15 साल पहले अगर कोई मुझे बोलता या आपको बोलता कि 15 साल बाद अभी तू 500 रुपए के मोबाइल से फोन पे बात कर रहा है, पर 15 साल बाद तेरा बेटा 2 साल का जो टेनिया है वो 1 लाख रुपए के फोन से गेम खेलेगा, थप्पड़ मारते हैं हमको, पागल है। 1 लाख रुपए का भी कोई फोन होता है क्या? पर आज मेरा और आपका बेटा 1 लाख रुपए के फोन से तो गेम खेलते हैं बस। आज हमें लगता है ना कि 278-500, पर ये छोटा हो जाएगा, छोटा, क्योंकि जब सामने जिंदगी या दाव पर लगेगी ना, तो 278-500 इतनू सा लगेगा, इतनू सा सस्ते का सौदा लगने लगेगा दोस्तों। पर जब लोगों को सस्ता लगेगा, उस टाइम पे अगर हम इस बिजनेस में आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब लोगों को महंगा लग रहा है, जब लोगों को इसकी असलियत पता नहीं है, जब लोगों को इसकी ताकत पता नहीं है, जब सारी दुनिया कुछ और जमलों में पड़ी है, उस टाइम पे यहाँ पे अगर हम अपना साम्राज्य इस टाइम पे छुपी तरीके से अगर फाइबर बिछा दिया, तो आने वाले 5 साल बाद सर डेमो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सजेशन देने की जरूरत पड़ेगी कि आपके फैमिली में इतने प्रॉब्लम है, इतने मेंबर है, ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट। सिंपल। और मेरी एक सिंपल सी सोच रही है कि पूरे इंडिया के अंदर, ये लास्ट स्लाइड आपके लिए, पूरे इंडिया के अंदर 130 करोड़ से ज्यादा लोग, और 130 करोड़ जो लोग हैं उसमें एवरेजली हर फैमिली में 5 मेंबर अगर आप काउंट कर लो ना, तो 26 करोड़ घर होते हैं। और ये 26 करोड़ घर का एक एक मुखिया है, मतलब 26 करोड़ लोग डिसीजन लेने वाले हैं। और ये जो डिसीजन लेने वाले जो मुखिया है, उनमें से कोई नहीं चाहता कि मेरे फैमिली में कोई जल्दी मर जाए, क्योंकि हम सब लोग अपनी फैमिली के लिए तो जीते हैं, उसके लिए तो काम करते हैं, उसके लिए तो पैसे जमा करते हैं। ये 26 करोड़ में से एक भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी फैमिली जहर खाए, पर आज जाने अनजाने में पेस्टिसाइड उसके जहर रूपी अंदर जा रहा है। पर जिस दिन उसको सही में उसका दिमाग घूम गया, जैसे हमारा घुमा, इसीलिए तो हमारे घर पे आ गए, जिस दिन उसका घूम गया ना दोस्त, ये 26 करोड़ घर में कैंगन लगेंगे, मतलब लगेंगे। पर फिर भी अगर हम नेगेटिव सोचे थोड़ा, तो आपको क्या लगता है, ये 26 करोड़ घर की जरूरत कैंगन है कि नहीं? सिर्फ इतना बताओ, आपको जो भी लगता है, बिंदास, यस नो, जो भी लगता है, ये 26 करोड़ घर की कैंगन जरूरत है कि नहीं? अब थोड़ा नेगेटिव सोचकर जवाब दो कि 26 करोड़, मान लो 100%, 26 करोड़ मतलब 100%, ऐसा सोच लो आप। तो ये 100% में से कितने परसेंट लोग आने वाले 10 साल के अंदर कैंगन परचेज करेंगे? 10 साल बोल रहा हूं, 10 साल के अंदर ये 100% जो लोग हैं, उनमें से कितने परसेंट घरों में कैंगन आ चुका होगा? आपको क्या लगता है? 10%, 15%, 20%? लिखिए जो भी आपको लगता है। चलिए 50-60% पे भी आंकड़ा गया है, पर मिनिमम पकड़ लेते हैं, मिनिमम पकड़ लेते हैं 10%। मैंने भी यही लिखा है, 10%।
अगर 26 करोड़ जो परिवार है उसका 10% भी गिनो ना सर, तो 2.5 करोड़ घरों में कैंगन आएगा। ये लिख कर ले लो, 2.5 करोड़ घरों में कैंगन आएगा। और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख घरों में कैंगन है इंडिया। तो 2.5 करोड़ में से 1.5 लाख निकाल दो, बाकी का सारा मार्केट अपन ही कवर करने वाला है। कितना बड़ा टर्नओवर और कितना पैसा और कितना बड़ा फ्यूचर ये बिजनेस आपको दे सकता है, और क्यों लोग ये डिवाइस लेंगे वो क्लियर किया मैंने आज। क्योंकि कोई भी बिजनेस में आप टिक तब सकते हो जब वो बिजनेस में आपको फ्यूचर दिखता हो। हम लोग ज्योतिष के पास जाते हैं ना सर, कि मेरा हाथ दिखा के मेरा कल बता। सर दुनिया का कोई ज्योतिष आपका कल नहीं बता सकता, पर हाँ आप चाहो तो अपना कल खुद देख सकते। आप अपने जिंदगी के ज्योतिष खुद बन सकते हो। ऐसे एक मुकेश अंबानी नहीं, इससे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी के खुद ज्योतिष बन गए। तो जरूर अपना विजन क्लियर करना, अपना वाई क्लियर करना। और ऑलरेडी 15 मिनट मैंने बोली थी, 16 मिनट हो चुकी है। बारी है आज के टास्क की। तो ये 2 टास्क ऑलरेडी रेगुलर चलते हैं हमारे। 15 मिनट का मेडिटेशन आपको करना है, 4 लीटर कैंगन वाटर ड्रिंक करना है। एक नया टास्क इसमें आज ऐड कर रहे हैं कि कल सुबह जागकर आपको 1 सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार मतलब हमारे एक BIS में ऐसा हुआ था कि सूर्य नमस्कार बोला, एक भाई को दूसरे दिन बोला कितने लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, तो सब लोगों ने हाय लिखा। तो उसमें से मैंने एक इंसान को पिक किया और बुलाया कि आपने सूर्य नमस्कार क्या किया। बोले कुछ नहीं, सूर्य भगवान को देखे और नमस्कार। ये वाला सूर्य नमस्कार नहीं बोल रहा हूं, सूर्य नमस्कार व्यायाम वाला बोल, वो करना है। और मिनिमम 1 राउंड करना है, मिनिमम 1, बाकी जितना आप कर सकते। ये आपके लिए, हेल्थ के लिए और आपकी जिंदगी के लिए फायदेमंद है। ये तीनों टास्क ऐसे हैं जिसमें मुझे कोई फायदा नहीं है, आप करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा है। और चौथा टास्क, ये 3 टास्क अगर आप पूरे करोगे तो आपको पर्सनली फायदा होगा, और ये चौथा टास्क अगर आपने पूरा कर लिया तो आपके पूरे परिवार को फायदा होगा। आपको आज अपना वाई क्लियर करना है, कल रात तक फाइंड करना है कि आप इस दुनिया में क्यों हो, आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो। यस अनिश जी, PPT को रिमूव कीजिए। चलिए 1 वर्ड में मुझे बताइए आप चैट बॉक्स में टाइप करके कि आज का आपका सेशन कैसा रहा। चलिए, वेरी इंस्पायरिंग, अमेजिंग, गुड, वंडरफुल, सुपर से भी ऊपर, ग्रेट, सुपर। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे। अगर आपके कुछ शेयरिंग अभी बाकी रह गए हैं जो मैं आज नहीं ले पाया, और अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं और भी बोलना चाहते हैं, तो प्लीज ग्रुप में जरूर लिखिएगा कि आज का दिन आपका कैसा रहा, आज का मीटिंग से आपने क्या सीखा। हो सकता है कि आपने जिस नजरिए से आज कुछ सीखा हो, वो शेयर करने से किसी और इंसान को कोई और अलग एंगल मिल जाएगा आज की मीटिंग से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मीटिंग के बाद ग्रुप में एक पोस्ट जरूर कीजिए कि आज आपने क्या सीखा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 9:15 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।